CH-101 खालिद द आइडियल ब्रदर। देर रात करीब 12 बजे जब खालिद का काम पूरा होता है तो वो स्टडी से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नज़र सलमान के कमरे की तरफ जाती है और उसे उसका ख्याल आता है दिन भर की बसट में वो उसे भूल ही गया था और उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद देखकर वो समझ जाता है ही सलमान घर आ गया है। वो दरवाजे के पास जाकर हल्का सा दरवाजे पर धक्का देता है तो वो खुला था। ये देखकर वो अंदर जाता है और उसकी नज़र सलमान पर जाती है जो बेड पर थका हारा सो रहा था, पर उसके चेहरे की अजियत अभी भी देखी जा सकती थी। वो तकलीफ, वो दर्द बंद आंखों में भी बयां हो रहा था। खालिद उसके पास आता है तो उसे एहसास होता है कि वो बिना ब्लैंकेट के ही सो रहा था। ये देखकर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वही उसके पास बैठ जाता है और आहिस्ता से उसके बालों को सहलाने लगता है। सलमान उसके दिल के बहुत करीब था। आरजू के बाद एक वही था जो उससे जिद कर सकता था। बाकी भाइयों में एक तो सबसे छोटा और सबसे समझदार। खालिद की नज़र हमेशा उस पर रहती थी। उसे पता था कि सलमान कभी भी फरमाइशें नहीं करता, अगर कुछ चाहिए तो दिल में तमन्ना दबा कर रखता है, बस इसीलिए खालिद को उसका ज़रा खास ध्यान रहता था। वो उसका सिर सहलाते हुए ही अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। नज़रें उसकी अभी भी सलमान पर ही थी और वो उसका थका हुआ चेहरा देख रहा था। एक टक कुछ देर बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठता है। ये देखकर खालिद बिना सामने वाले की कुछ सुने अपनी तीखी आवाज़ में कहता है, मलिहा अरमानी, उम्र 20, हमारी ही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, साथ में हूर की दोस्त भी। ज़रा पता करो इसके बारे में, 2 दिन में मुझे पूरी कुंडली चाहिए। लड़की कैसी है, क्या करती है, चाल चलन सब कुछ, और हाँ, इसे देखने वाले भी आ रहे हैं, उनकी भी कुंडली निकालो ज़रा। इतना कहकर वो सामने वाले की बात सुने बिना फ़ोन काट देता है और वापस सलमान की तरह देखकर उसके सिर को बड़े प्यार से सहलाते हुए नर्म आवाज़ में कहता है, तूने सोचा भी कैसे कि इन सब में मैं तुझे भूल जाऊंगा। जानता हूँ मोहब्बत हो गई है तुझे, अब तू खुद कुछ नहीं बताएगा तो क्या पता नहीं चलेगा। भाई हूँ तेरा, तेरे सांस लेने की भी खबर रहती है मुझे, और मैं ये भी जानता हूँ मेरा छोटा सा भाई इतना समझदार हो गया है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को ने बताएं, अपने दर्द तालीफ को खुद तक रखना जानने लगा है। पर जब तक मैं हूँ तुम्हें बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी मोहब्बत की, तो अगर वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक है और उसे किसी और से मोहब्बत नहीं है तो वो तुम्हारी किस्मत में ही लिखी जाएंगी, बाय हुक और बाय क्रुक। इतना कहकर वो उसका माथा चूम लेता है। सलमान और खालिद में अच्छा खासा उम्र का फ़र्क था, पूरा 8 साल बड़ा था वो सलमान से, और जहां छोटा भाई बाकी घरों में सबसे तेज तर्रार हुआ करता था, वही सलमान बेहद शांत और नर्म था। उसके लिए खालिद की कही गई हर बात जैसे पत्थर की लकीर थी। सबकी सुनना, बड़ों का अदब लिहाज करना, खामोश रहना, अपनी किताबों में खोए रहना, ऐसा था वो। कम उम्र में ही उसने समझदारी देखी थी। जब वो बहुत छोटा था तब एक बार खालिद को गोली लगी थी और उस वक्त सलमान समझ गया था कि उसे उम्र के सही वक्त पर समझदार होना जरूरी है ताकि वह अपने भाई की हिफाजत कर सके। तो बस तब से उसने ठान लिया कि वह इतना मजबूत और बहादुर बनेगा कि अपने भाई का ख्याल रख सके, और उसी दिन से उसने खुद अपने अंदर मौजूद उस बच्चे का गला घोट दिया। समझदार कोई होना नहीं चाहता, पर वक्त सबको मजबूरन समझदार बना ही देता है। उसके साथ भी यही हुआ था। वही ऐसा नहीं था, खालिद का ध्यान उस पर नहीं था, मलिहा के लिए उम्र रहे वो जज्बात समझ रहा था। वो खालिद ने अपने आदमी लगा रखे थे अपने सभी घर वालों के पीछे, उसी से उसे पता चलता रहा कि वो किस तरह उसकी यूनिवर्सिटी के सामने उसका इंतजार करता, मिलने के बहाने बनाता और फिर उस कैफे में उनका मिलना। वो समझदार था, सलमान के हाल दिल से वाकिफ था, इसलिए उसे मलिहा और सलमान दोनों की ही खबर रहती थी। अभी भी पिछले 2 दिनों में जब वो गायब था, खालिद के आदमी उसके पीछे ही थे, बस इस बात की खबर किसी को नहीं थी सिवाय खालिद के। खालिद कुछ देर उसे यूं ही आराम से सोता देख अपनी जगह से उठता है और उसके कमरे की लाइट बंद कर दरवाजा ठीक से बंद कर वहां से चला जाता है। वो 1% बड़ा भाई था जिसका फ़र्ज़ था अपने छोटों को समझाना, उनकी हिफाजत करना, और अगर कोई गलती करे तो सख्ती भी दिखाना, और वो अपने फ़र्ज़ को बखूबी जानता भी था और समझाता भी था। सलमान के कमरे से निकालकर वह जब अपने कमरे में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर सो रही नूर पर जाती है, जो खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में कवर किए खुद में सिमटी सो रही थी, और उसे देखते ही खालिद के पूरे दिन की थकान जैसे ना जाने कहां हवा के झोंके के साथ गायब हो जाती है। उनकी इस जबरदस्ती की शादी को 1 महीना या शायद उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। इस बीच उसने अपनी इस नन्ही सी बीवी के न जाने कितने जज्बात देखे थे, नफरत, गुस्सा, शिकायत, नाराजगी, फिक्र, सब कुछ, और उसे उसके हर उस रूप से मोहब्बत थी। वो अपने एहसासों को न जाने कब का नाम दे चुका था, बस इजहार अभी तक लबों पर नहीं आया था। कितनी अजीब बात थी ना, कुछ वक्त पहले तक उसके लिए किसी भी रिश्ते में बंधना एक जेल की तरह था, एक सजा जो वो कभी नहीं काटना चाहता था, और कुछ ही दिनों में वक्त का पहिया इस कदर पलटा कि आज उसकी यह जिम्मेदारी, उसकी अमानत, उसकी जिंदगी की वजह बन चुकी है। जिस सुकून की तलाश में न जाने कितने साल भटका था, वो उस सुकून को उसके खुदा ने इस औरत में समेट दिया था। जैसे वो उसे देखते हुए ही बेड के पास जाता है और लाइट्स ऑफ कर खुद भी उसके नज़दीक लेटकर उसे बड़े ध्यान से खींचकर अपने करीब करता है और उसे बाहों में भरकर निहारने लगता है, और यूं ही निहारते निहारते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। CH-102 सॉरी बट शॉर्ट चैप्टर। रात का वक्त, एक बड़ी सी हवेली में आफरीन कमरे में बैठी सामने खाली दीवार को घूर रही थी। जिंदगी किस कदर बदकिस्मत थी उसके साथ, पर यह सब कुछ चुना भी तो उसने ही था ना कहीं वो उस खाली दीवार को देखते हुए खुद से कहती है, कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक गलती मुझे ये सिला देगी, पर खुद की तकलीफ की तो आदत हो गई है, बस गिला तो इस शख्स को तकलीफ दिलाने का है जिसे मैं इतना कुछ मान पाती। जिंदगी जीने की बस इतनी सी तमन्ना बची है कि आपसे एक बार मिलकर माफ़ी मांग लूँ, चाहे आप माफ़ करें या ना करें, पर अपनी तरफ से यह हक तो अदा कर सकती हूँ मैं। उसके बाद तो मौत तक को गले लगाने में तकलीफ नहीं होंगी मुझे। ये सब कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थी और कुछ अक्ष आंखों से बहकर गालों तक भी आ गए थे। ये किरदार शायद आप लोग भूल गए हैं, पर मैं याद दिला दूं, एक ज़रूरी किरदार है यह, और खालिद के माजी से एक गहरा नाता है इनका। वो अभी अपने माजी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सरफराज लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर आता है। उसने बेहद शराब पी रखी थी, नशा इस कदर सिर पर चढ़ गया था कि एक कदम भी ठीक से चला नहीं जा रहा था उससे।
उसके आते ही अफरीन नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और सरफराज उसकी तरफ आते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर कहता है, कैसी हो बीवी? बस यह मत कहना कि किसी पराए आदमी के ख्वाबों में खोई हुई हो। इतना कहकर वो बहरगंडी तरफ से हंसने लगता है। वही उसे यूं हंसता देख आफरीन डरते हुए बेड से उठकर वहां से जाने लगती है। तभी सरफराज उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसका मुंह बेहद सख्ती से पकड़कर कहता है, क्या बात है बीवी, मैं अभी आया और तुम जा रही हो? वेरी बैड, तुम्हें तो मेरे पास रहना है बेहद नजदीक। उसकी इतनी मजबूत पकड़ से बेचैन होते हुए आफरीन झटपटाते हुए कहती है, छोड़ो छोड़ो मुझे, जालिम मत बनो सरफराज। उसने इतना कहा ही था कि तभी सरफराज गुस्से में उसे छोड़कर एक थप्पड़ उसे मारते हुए कहता है, खबरदार जो मेरा नाम अपनी जबान से लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें, समझी? कितनी बार कहा है, एक औरत की इतनी औकात नहीं होती कि अपने शौहर को नाम से बुलाए। आगे से अगर यह गलती हुई तो ना कुछ बोलने लायक छोड़ूंगा ना ही कुछ सुनने लायक, समझी? उसने इतने गुस्से में पूछा कि वो डरते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वहीं उसे यूं डरता देख सरफराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो बेड पर बैठकर अपने पैर उसके सामने करते हुए टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, चलो जूते खोलो मेरे एक अच्छी बीवी की तरफ। उसकी बात सुनकर वो उसे घूरकर देखती हैं तो सरप्राइज गुस्से में ही उसकी हथेली को बुरी तरह अपने जूते की नोक पर कुचल देता है और इसी के साथ उसकी एक तेज दर्दनाक चीख निकल जाती है। ये देखकर सरफराज अपना पैर उसके हाथ से हटाते हुए कहता है, उफ, कितनी खूबसूरत लगती हो जब तुम इस तरह तकलीफ में होती हो आफी, चलो अब जल्दी खोलो। उसकी बात सुनकर आफरीन डरते हुए उसके जूते निकालने लगती है और सरफराज मुस्कुराते हुए ये देखता है पर नशा ज्यादा होने की वजह से वो वही बेड पर बेहोश हो जाता है। CH-103 गुदगुदी। अगली सुबह खालिद के कमरे में। खालिद गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह के 8 बज चुके थे। तभी चींटियों की चहचहाहट की आवाज़ पर नूर की आंख खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी सख्त चीज़ पर लेटी हुई है। वो धीरे धीरे आंखें खोलकर देखती है तो वो खालिद के ऊपर उसके सख्त सीने पर लेटी हुई थी और खालिद ने नींद में ही उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद में जैसे जकड़ रखा था। वो धीरे धीरे आंखें खोलाकर आसपास देखती हैं और उसे एहसास होता है कि वो किस हालत में उसके इतने करीब है। दुपट्टा तन पर नहीं था, कुर्ता कंधे से जरा सा रख चुका था, बाल बिखरे हुए थे। खुद की हालात देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और गाल टमाटर की तरफ लाल होने लगते हैं। ये सब कुछ उसके लिए बेहद शर्मसार था। वो उससे दूर होने की कोशिश करती है पर खालिद ने उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि यह बहुत मुश्किल था कि वो उससे दूर हो पाती। ऊपर से ज्यादा जोर लगाने पर वो जाग और जाता, फिर तो सब कुछ खराब होना ही था। यही सब सोचते हुए उसकी नज़र खालिद के चेहरे पर जाती है। वो इस वक्त इतना मासूम लग रहा था, चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उसके ना कोई टेंशन ना किसी चीज़ की फिक्र, वो सुकून से गहरी नींद में था। ऐसा ना के बराबर ही होता था जब वो नूर के बाद सोकर उठे। उसे हमेशा से पहले उठने की आदत थी, इसलिए ऐसा कभी कभी ही होता था जब वो पहले उठ जाए, और आज वो दिन था। नूर बेख्याली में ही उसके बिखरे बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए उसे एक टक निहारते हुए खुद से अपने मन में कहती है, कितनी अजीब बात है ना, आप पर अभी इस तरह हक रखूंगी सोचा नहीं था। पता नहीं मेरी नफरत कब फिक्र में बदलने लगी, पर अब आपका साथ बुरा नहीं लगता। पर कभी कभी सोचती हूँ कि क्या आप मुझे माफ़ करेंगे सच छिपाने के लिए। मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके लिए एक जिम्मेदारी हूँ या उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही अब मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। और मुझे पता है मैं जा भी नहीं पाऊंगी। बस इतना पता है कि शायद सच जानने के बाद हमारे रिश्ते में चीज़ें बदलेगी, पर इतना भी पता है कि आप मुझे समझेंगे। मैंने आपका बुरा कभी नहीं चाहा था, ना तब जब आपसे नफरत थी, ना अब जब नफरत नहीं है। वो यही सोचते हुए बेख्याली में उसे एक टक देखी जा रही थी। तभी खालिद की हल्की ही नर्म मगर गहरी आवाज़ उसके कानों में आती है, हूर, नज़र लग जाएंगी, अब इतना भी मत निहारिए। उसकी आवाज़ सुनकर नूर जो अपने ख्यालों में थी होश में आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, आप कब जागे? खालिद आंखें खोलकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखकर अपनी कर्कश आवाज़ में कहता है, जब से आप मुझे निहार रही थी मुझे पता नहीं था आपको इतना पसंद हूँ मैं। उसकी बात सुनकर वो हड़बड़ाते हुए कहती है, न नहीं तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है आप, बल्कि मुझे तो जहर लगते हैं आप। आपकी शक्ल देखने से अच्छा है कि मैं टीवी देख लूँ, वो भी बिना उसे ऑन किए। उसकी बात सुनकर खालिद की भौहें आपस में साकुट जाती है और वो उसे कमर से ही पड़कर टन करता है। अब सिलसिला यूं था कि मैडम नीचे थी और उनके मियाँ उसके ऊपर ये देखकर वो जरा झटपटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। उसकी बात सुनकर वो उसे छोड़ने की जगह उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, क्या कहा आपने, मैं हैंडसम नहीं हूँ? उसके सवाल पर वो तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी भी एंगल से नहीं, ना आगे से ना पीछे से ना ऊपर से ना नीचे से। उसने अपने मुद्दे पर अड़ते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर खालिद टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, पर आपने मुझे ये हर एंगल से अब देखा? उसकी बात सुनकर वो हड़बड़ा गई और उससे नजरें चुराते हुए उसने कहा, माँ मैंने कुछ नहीं देखा, पर मुझे देखने की जरूरत है भी नहीं। आई ऑलरेडी नोज कि आप में देखने लायक कुछ है नहीं। वो अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से ना जाने क्या बोले जा रही थी। वहीं उसे यूं डरते घबराते नजरें चुराते देख खालिद को बड़ा मजा आ रहा था। वो जरा उसके चेहरे के करीब जाकर कहता है, सच बताओ, नहीं हूं मैं हसीन? उसके इतने करीब आने पर वो और ज्यादा घबरा जाती हैं और डरते हुए उसकी आंखों में देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, न नहीं, बिल्कुल नहीं है आप। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ जरा और बढ़ने लगता है तो वो डरते हुए अपनी आंखें बंद कसकर बंद कर लेती है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि कोई उसे बहुत जोर जोर से गुदगुदी कर रहा है और वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है तो खालिद उसे गुदगुदी कर रहा था। ये देखकर वो हंसते हुए बुरी तरह झटपटाते हुए कहती है, हाँ छोड़िए मुझे, आह प्लीज। कहते कहते वो बुरी तरह हंस रही थी। वहीं उसे यूं हंसता देख खालिद कहता है, अच्छा छोड़ दूं तो पहले कहो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ।
नहीं ये कहो कि मेरे शौहर इस दुनिया के सबसे हैंडसम शख्स है कहो। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए ना में सिर हिलाकर कहती है, मत कीजिए ना शौहर जी। हाँ हाँ शौहर जी, गुली गुली लग रहा है। पर खालिद तो मानने वाला था नहीं, वो बिना रुके उसके पेट में गुदगुदी करते रहता है तो वो बड़ी मुश्किल से हंसते हुए ही कहती है, आप सबसे हैंडसम हैं शौहर जी, छोड़िए। उसने कहा ही था कि तभी खालिद का फ़ोन बजा और उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ गया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो उसे हल्का सा धक्का देकर वहाँ से बालरूम की तरफ भाग गई और खालिद के चेहरे पर यह देखकर एक मुस्कुराहट आ जाती है। CH-104 कन्फेशन। नूर नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो खालिद कहीं नहीं था, ये देखकर वो एकदम सुकून की सांस लेती है। सुबह से उसे ना जाने क्यों बड़ी शर्म सी आ रही थी उससे। वो जल्दी जल्दी अपने बाल सुखाकर सिर पर दुपट्टा लेकर बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, तभी सामने खड़े खालिद से उसकी बुरी तरह टक्कर होती है और वो अपने माथे को सहलाते हुए बिना सामने देखे कहती है, आह या अल्लाह, ये नई दीवार किसने लगाई है, यहाँ लग गई। कहते कहते वो अपना सिर सहलाते हुए नजरें उठाकर देखती है तो खालिद उसके सामने खड़ा था, वो भी अपने जिम वेयर में, और उसे सामने देखकर नूर की आंखें जरा हैरान हो जाती है। वो अभी अभी जिम कर वापस आया था, उसके बदन पर चमकती वो पसीने की बूंदें इस बात की गवाह थी। नूर पहली बार उसे ऐसे देख रही थी, इतने फिटेड बॉडी शेप कपड़ों में जिसमें उसकी बॉडी साफ दिख रही थी, वरना तो अपने प्रोफेशन की वजह से वो हमेशा कुर्ता पजामा ही पहनता था। वो एकटक उसके निहार ही रही थी कि तभी खुद पर उसकी यह गहरी नज़रें देखकर खालिद कहता है, ऐसी नज़रों से निहारने के बाद आप कहती हैं कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। आपके एक्शन और आपकी बातें आपस में मेल नहीं खाती। हूर उसकी बात सुनकर वो होश में आती है और अपनी नज़रें उस पर से पैर पर यहाँ वहाँ देखते हुए जरा झिझकते हुए कहती है, माँ मैं कोई नहीं निहार रही थी आपको। मैं तो घूर रही थी। वो भी गुस्से में सामने आकर खड़े हो गए हैं। आप अब बंदा अगर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो आपकी इस हल्क जैसी बॉडी से टकराकर बाहर का पता नहीं पर सीधा ऊपर जरूर चला जाएगा। मेरा सिर भी फोड़ दिया आपने, आया है कितनी लग रही हैं। कहते हुए वो वापस अपना सिर सहलाने लगती है। एक तो वो औरत जात बहादुर कितनी भी क्यों ना हो नाजुक तो होती ही है, ऊपर टकराई भी किससे, खालिद से, जो खुद इतना सख्त था कि अगर जरा मजबूती से हाथ भी पकड़ ले तो फिर हाथ टूट ही जाना है पक्के से। उसे यूं अपना सिर हिलाता देख खालिद मुस्कुराते हुए खुद अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर हल्का सा सहलाते हुए कहता है, लग गई मेरे बच्चे को। पर गलती आपकी भी तो थी, आपको यूं अचानक से नहीं आना चाहिए था। नूर चिढ़ते हुए, हाँ मुझे तो ख्वाब में पता चला था ना आप दरवाजे के उस पार हैं। और एक बात बताइए, इस तरह बिना नोक किए क्यों घुसे आ रहे थे आप? हो सकता था कि मैं अपना कुछ पर्सनल काम कर रही थी, आपको नोक कर आना चाहिए था ना मेरे कमरे में। वो बेख्याली में उसके कमरे पर अपना हक जताते हुए बड़े रोब से बोली थी और खालिद वो बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। चाहे वो कुछ भी कहें या करें उसे उस पर गुस्सा आता ही नहीं था, उसके सामने वो जवाब देना तक भूल जाता था। जिसके आगे कोई कुछ बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचे उसे खालिद ने बांध कर रखा था अपने पल्लू में। लो वाकई जन मुरीदी पर अमल करने लगा था। जन मतलब बीवी और मुरीद मतलब किसी की आज्ञा मानना। करेक्ट मीनिंग नहीं है पर आपको समझाने के लिए। खालिद पर कमरा तो मेरा भी है और फिर अंदर रहने वाली भी तो मेरी है ना, मैं तो आ सकता हूँ कभी भी। उसकी बात सुनकर नूर उसे घूरते हुए कहता है, नहीं तो मैं तो नहीं हूँ आपकी, आपने मुझे कहीं से गोद लिया है जो मैं आपकी हुई? खालिद मुस्कुराते हुए, नहीं गोद नहीं लिया पर बीवी बनाया है, हक तो है आप पर मेरा और सिर्फ मेरा ही तो हक है आप पर। उसकी बात सुनकर नूर के पास कोई और जवाब बचा ही नहीं था। वहीं खालिद उसे यूं चुप देखकर हल्का सा झुककर उसके गाल को चूमकर वहां से चला जाता अलमीरा की तरफ और वो बस हैरान परेशान खड़ी रह जाती है। इधर आरजू के कमरे में वो अपने कमरे में बेड से टिक कर बैठी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसने नहीं सोचा था कि वो इस मुकाम पर आएगी कभी। जारून के साथ रिश्ता उसके लिए जबरदस्ती था, वो नहीं चाहती थी कि वो उसे खुद के साथ बांध कर रखे। पर अब जब ये रिश्ता टूट रहा था तो जितनी तकलीफ उसे हो रही थी उसका अंदाजा उसे था नहीं। उसे पता था कि उसे मोहब्बत है पर इतनी है, इस बात का अंदाजा आज हो रहा था जब वो उससे दूर जाने वाला था। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वो नज़रें उठाकर देखती है तो उसका दिल जैसे धक से रह जाता है। सामने जारून था, उसे देखकर एक बार फिर वो बिखरने वाली थी कि तभी उसकी आंखों के सामने जारून का इनकार गूंजने लगा और वो अपने बेड से उठकर अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बेहद ठंडी आवाज़ में कहती है, आप यहाँ ना आया कीजिए, अब कुछ दिनों में ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर महरम नहीं बचूंगी आपके लिए, इसलिए बेहतरी इसी में है कि अब आप मेरे कमरे में आना छोड़ दे, वो भी बिना इजाज़त से। वक्त उसने बड़ी हिम्मत से यह कहा था। वही जारून के दिल में उसके शब्दों से कितनी तकलीफ हुई थी यह वो ही जानता था। जब मोहब्बत का एहसास हो जाता है और हम उसे अपना लेते हैं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। उसके साथ भी यही हो रहा था। आज पहली बार आरजू ने इस टोन में बात की थी उससे। इससे पहले वो हमेशा एक वफादार साथी की तरफ उसकी बातें सुनती थी, समझती थी, मानती थी, पर आज उसकी आंखों में नाराज़गी थी, तकलीफ थी, जिसकी वजह जारून ही था। उसे अभी भी खड़ा देख आरजू दोबारा ज़रा ज़ोर से कहती है, सुनाई नहीं दिया आपको? जाए यहाँ से और आज के बाद मेरे कमरे में मत आइएगा। बहुत निभा ली आपने मेरी जिम्मेदारी, उसके लिए शुक्रिया, पर अब जाए यहाँ से भी और मेरी ज़िंदगी से भी, क्योंकि मेरे भाई हैं मेरे पास मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए। आपको तलाक। इससे आगे वो कुछ कहती जारून उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। वहीं उसके इस एक्शन पर आरजू तो जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा। वही जारून उसे कसकर सीने से लगाए कहता है, आई एम सॉरी मुँह, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मैं समझ ही नहीं पाया अपने जज्बातों को। प्लीज़ मुँह, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। मुँह, मुझसे खुद को मत छीनो, तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम ही मेरी सबसे कीमती अमानत हो। मैं नहीं दे सकता तलाक तुम्हें। मुँह, मुझे तुम चाहिए उम्र भर के लिए। तुम्हें अगर छोड़ दिया तो किसके पास जाऊंगा आरू?
एक तुम ही तो मेरा रहबर और सहारा हो। कहते कहते एक के बाद एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर आरजू के कंधों पर अपने निशान छोड़ रहे थे। ये पहली बार था जब जिंदगी में आरजू उसे रोता हुआ देख रही थी। वो कभी उसके सामने नहीं रोया था, वो मर्द था, कैसे रोता भला। पर आज अगर ना रोता तो कहाँ जाता। आरजू अभी तक शौक से बाहर नहीं आई थी। उसका कहा गया एक एक शब्द उसके जहन में जैसे गूंज रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई यह सब उस जारून ने कहा है जो उसे सिवाय बोझ और मजबूरी के कुछ नहीं समझता था। वो हकीकत पर एतबार नहीं कर पा रही थी। कैसे करती भला एतबार। आज से पहले एक तरफा मोहब्बत में तकलीफें इतनी सही थी कि अब जब मोहब्बत तो तरफा होने लगी थी, वो आंखों पर नायकीनी की पट्टी बंध चुकी थी। वो नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पर आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना। जारून ना में सिर हिलाते हुए रोते हुए ही किसी छोटे बच्चे की तरह कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आरजू। बस इस बात का एहसास होने में मुझे वक्त लग गया, पर मुझे अब एहसास हो गया है। आई लव यू आरजू, जरूर डरानी, आई लव यू। उसकी बात सुनकर आरजू की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये शब्द सुनने की तमन्ना उसे कब से थी, पर आज वो ख्वाब वाकई सच हो रहा था। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो उससे दूर होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कब तक रहेगी यह मोहब्बत। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका क्या भरोसा, आज मोहब्बत है कल इनकार कर देंगे। बाकी घर वालों के सामने भी तो इनकार किया था ना। कैसे करूं मैं आप पर एतबार। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जारून। मुझे भी बुरा लगता है, किस्मत से इंसान हूं मैं। आपके शब्द तकलीफ देते हैं मुझे। कहते कहते वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। आज वो जारून के सामने टूटना चाहती थी। इससे पहले जारून ने कभी भी उसे यूं बिखरते देखा ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी देखने दिया ही नहीं था। पर आज वो थक चुकी थी। पर उसे पता था कि उसे क्या करना था। वो आगे बढ़कर उसका दुपट्टा सही करता है जो थोड़ा बिगड़ गया था, और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। 105 इट्स टाइम फॉर ड्रामा। नूर तैयार होकर नीचे हॉल में आती है तो घर आदमी वहां मौजूद थे सिवाय खालिद के। वो तैयार होने के लिए कमरे में था। कुछ सोचकर वो वहां से किचन की तरफ चली जाती है, और जब किचन में पहुंचती है तो फातिमा जी, ज़ैनब जी और अनहार नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। जब फातिमा जी की नज़र अनाया की दरवाजे पर जाती है तो नूर को वहां देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा आप यहाँ, कुछ चाहिए था। उनकी बात सुनकर नूर जरा झिझकते हुए अंदर आकर कहती है, नहीं, वो मैं बोर हो रही थी और फिर आप लोग अकेले सब करते हो रोज़, मैंने सोचा मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ। उसकी बात सुनकर फातिमा जी उसके पास आकर प्यार से उसके गालों पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा माँ के रहते बच्चे काम करते हैं क्या भला। जैसे हमारे लिए आरजू हैं वैसे ही तुम हो, इसलिए सिर्फ आराम करो और खुश रहो। वैसे भी सब कुछ हो गया है, अब बस चाय बनाना है। उनकी बात सुनकर नूर कुछ सोचकर कहती हैं, अम्मी तो चाय मैं बना लेती हूँ ना प्लीज़, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ कसम से। उसकी बात सुनकर फातिमा जी ज़ैनब जी तरफ देखती है तो वो भी मुस्कुराते हुए कहती है, बनाने दीजिए ना भाभी, अब उसका भी तो घर है, अपने घर नहीं करेंगी तो कहाँ करेंगी। उनकी बात सुनकर फातिमा जी भी मान ही जाती है और नूर की तरफ देखकर कहती है, ठीक है बनाओ। अनहार यहीं रहेंगी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे पूछ लेना, ठीक। उनके सवाल पर नूर हाँ में सिर हिलाती है और अनहार तुरंत कहती हैं, हाँ बड़ी माँ फातिमा जी, मैं हूं ना, सब कुछ बता दूंगी भाभी को, आप फिक्र मत कीजिए। उसकी बात सुनकर फातिमा जी मुस्कुराते हुए उसके सिर को हल्का सा सहलाकर ज़ैनब जी के साथ चली जाती है। दरअसल जब घर में सबको अनहार के बारे में पता चला था तो सबने आखिरकार उसे अपना ही लिया था, और फिर क्या, उसे भी सब उतना ही प्यार करते थे जितना आरजू को करते थे। नूर गैस चालू कर उस पर पतीला रखती हैं तो अनहार उसे सारा सामान पास करते हुए कहती है, वैसे भाभी आप देर हो गई आपको उठने में। नूर पतीले में पानी डालते हुए, हाँ वो रात में देर से आंख लगी थी इसलिए। अनहार उसकी बात सुनकर आंखें मटकाते हुए कहती है, और देर से सोई थी, आप सही सही हैं, देर से सोने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं कसम से। उसकी बात नूर को ज़रा अटपटी लगती है। वो उसकी तरफ पलट कर देखते हुए पूछती है, अच्छा क्या फ़ायदे हैं। अनहार शरारत से मुस्कुराते हुए, अरे समझो ना आप देर से सोऊंगी तभी तो इस घर में कोई छोटा प्यारा राज दुलारा बेबी आएगा। उसकी बात सुनकर नूर को उसकी बातें समझ आती है और वो ऊपर से नीचे तक शर्म के मारे लाल हो जाती है। वहीं उसका ये बदलता रंग देख अनहार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, और उसे यूं मुस्कुराते देख नूर हल्का सा उसके सिर पर चपत मारते हुए कहती है, चुप, ज्यादा बयान तो ना दो तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी, अब चलो कप निकाल कर दो फटाफट। उसकी बात सुनकर अनहार मुंह बनाते हुए अपने काम में लग जाती हैं। वहीं उसे चुप देखकर नूर जरा सुकून की सांस लेती है। वो जरा घबरा और शर्मा गई थी। कुछ देर में चाय बनकर तैयार थी। नूर ट्रे हाथ में लेती है और दूसरी स्नैक्स की ट्रे अनहार को लाने का कहकर खुद बाहर की तरफ चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो सबसे पहले उसकी नज़र खालिद पर जाती है जो अब यहाँ मौजूद था, और सिकंदर जी उसे किसी बारे में बता रहे थे जिस पर वो भी बड़े ध्यान से अपना ओपिनियन थे रहा था। उसे देखकर अनाया ही नूर के जहन में अनहार की बातें घूमने लगती है और वो अपने मन में ही खुद को डांटते हुए कहती है, आया क्या सोच रही हूँ मैं, ये सब कबाड़ा अनहार ने भरा है मेरे जहन में, मुझे ये पालतू बकवास नहीं सोचनी, अल्लाह तौबा तौबा। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी फातिमा जी की नज़र उस पर जाती है और वो ज़रा मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा आओ ना। उनकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान नूर की तरफ जाता है। वहीं खालिद जिसका ध्यान सिकंदर जी पर था वो भी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो उसकी नज़रें सीधा अपनी बेगम साहिबा पर जाकर ठहरती हैं। डार्क पर्पल अनारकली सूट, सिर पर दुपट्टा, हाथों में पर्पल एंड गोल्डन कलर की चूचियां लगे में सोने की चेन जिसमें डायमंड का एक छोटा सा पेंडेंट था, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। उसकी नज़रों में वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो एक टक बस उसे देख रहा था। वहीं उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर नूर की नज़रें झुकी हुई थी। वो सबसे पास आती है तो उसे देखते हुए सिकंदर जी मुस्कुराकर कहते हैं, आप तो बहू के हाथ की चाय मिलेंगी वहाँ। उनकी बात सुनकर फातिमा जी ज़रा नाराज़गी से कहती है, बाबा साहिब मैं अच्छी चाय नहीं बनाती क्या।
उनकी बात सुनकर सिकंदर जी हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, आप तो बेटा सबसे अच्छी चाय बनाती हैं, पर अब नूर भी तो आपकी जूनियर है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखाना है आपको इन्हें, और हमें पता है सब कुछ सीख भी जाएगी यह बहुत जल्द। उनकी बात सुनकर नूर बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहाँ खालिद जो अभी तक बस खामोशी से अपनी बीवी को निहार रहा था, अपनी बुलंद आवाज़ में सबकी तरह देखकर कहता है, मेरी बीवी है, उससे ज़्यादा काम वाम कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए लाया हूँ मैं उसे, आपके लिए नहीं। उसकी बात सुनकर नूर के गाल और लाल हो जाते हैं और अहमद जी ज़रा चिढ़ते हुए कहते हैं, हाँ भाई सजा दो, ले जाकर अपनी बीवी को किसी अलमारी में। उनके ताने पर खालिद उनकी तरफ देखकर कहता है, नॉट अ बैड आइडिया अब्बू, आई कैन थिंक अबाउट इट। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही अहमद जी का तो चेहरा देखने लायक था, उन बाप बेटे का कुछ ऐसा ही रिश्ता था। इधर नूर कुछ सोचकर सिकंदर जी की तरफ चाय बढ़ाती है तो वो मुस्कुरा देते, फिर जरा हिचकिचाते हुए वो अहमद जी की तरफ बती है, क्योंकि उनसे उसकी कोई बात नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं एक झिझक मौजूद थी। वो खामोशी से उनके पास जाकर ट्रे बाती है तो वो भी चुपचाप चाय का कप उठाकर सिकंदर जी की तरफ देखकर आंखों से ही कुछ इशारा कर किसी चीज़ की इजाज़त मांगते हैं, तो सिकंदर जी भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमें सिर हिला देते हैं। उनकी इजाज़त मिलने पर अहमद जी हल्का सा हाथ उठाकर नूर के सिर को थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश, अच्छा लगा तुम्हें घर में सेटल आउट होता देख। उनकी आवाज़ भले ही ज़्यादा नर्म ना हो पर उसमें मोहब्बत और एहतराम ज़रूर था। ऐसे ही सबको चाय देने के बाद वो जब खालिद की तरफ बढ़ने लगती है तो जफ़र कहता है, नहीं भाभी भाई चाय नहीं पीते। उसकी बात सुनकर वो रुक जाती है। वो उसे एक बार और चाय पिला चुकी थी जब वो लोग उसके घर गए थे, पर अभी वो चाय पिएंगी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो नासमझी में एक नज़र खालिद को देखकर वापस ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखने वाली होती है कि तभी खालिद की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, ऐसे कैसे नहीं पीऊँगा, मेरी बीवी ने बनाई है, हूर दीजिए मुझे। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखते हैं और ज़ारून हैरान होते हुए ही कहता है, भाई आप तो चाय नहीं पीते थे। खालिद, जब बीवी आती है तो चीज़ें और आदतें अपने आप बदल देती है, अभी डांट कर तो कभी प्यार से। उसने ये लाइन नूर की तरफ देखते हुए कही थी जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। वही बाकी सभी काफ़ी हैरान थे। नूर के आने के बाद खालिद में आए बदलाव किसी से छिपे नहीं थे। पहले जहाँ किसी को उसकी खबर नहीं रहती थी, अब वो ज़्यादातर वक्त घर पर ही रहता था, अपना काम घर से करता था, सबके साथ बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था और वक्त वक्त पर बात भी करता था। पहले जब उसकी ज़िंदगी में कोई हलचल नहीं थी, अब हर दिन कोई ना कोई लहर आती रहती है। वो बदल गया था। खालिद अपनी जगह से उठकर नूर के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं अपनी जगह बिठाकर खुद एक चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आपकी सुबह भी चाय से ही होती है, लीजिए। उसकी बात सुनकर नूर झिझकते हुए सबको देखती है तो सब उसे ही देख रहे थे, फिर जरा घबराते शर्माते हुए कप ले लेती है। उसे पता था जब तक वो नहीं लेगी खालिद कुछ ना कुछ कहेगा ही। इधर उसके कप लेने के बाद खालिद भी अपना कप लेता है और उसके बगल में बैठ जाता। उन दोनों के इस साइलेंट लव को देखकर सबके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी और फिर क्या, एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नूर बस खामोशी से बैठी सबको सुन रही थी। चाय खत्म होने के बाद खालिद अपनी जगह से ऑफिस जाने के लिए उठता है और उसके साथ ही बाकी सब भी। वो एक गहरी सांस लेकर सबकी तरह देखते हुए कहता है, शाम को मेरे दोस्त आएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। उसकी बात सुनकर सब हाँ में सिर हिलाते हैं, हालांकि कोई ऐसा चाहता नहीं था। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, कोई नहीं आएगा यहाँ। यह आवाज़ सुनकर सब उस दिशा में देखते हैं तो ज़ारून आरजू का हाथ पकड़े उसे अपने साथ खींचते हुए सबके पास ला रहा था। वहीं ये देखकर खालिद की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और नूर एक गहरी सांस लेकर बड़बड़ाते हुए कहती है, इट्स टाइम फॉर ड्रामा, अल्लाह रहम कर। 106 थप्पड़ फैसला। ज़ारून आरजू का हाथ पके उसे अपने साथ खींचते हुए हॉल में आता है। खालिद की नज़र उन दोनों पर ही थी और वो गुस्से में ज़ारून को घूर रहा था। वहीं ज़ारून की आंखों में आप कोई डर नहीं था, वो इश्क के दरिये को पार करने के लिए जैसे तैयार था। खालिद उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, हाथ छोड़ो मेरी बहन का। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि किसी की भी रूह कँपा सकती थी, पर ज़ारून शाद था। उसे पता था आज अगर उसने कदम पीछे लिए तो वो हमेशा के लिए आरजू को खो देगा और यह उसे मंजूर नहीं था। आज चाहे खालिद उसकी जान ही क्यों ना ले लेता, पर वो पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था। ज़ारून बेहद शांत आवाज़ में खालिद को देखते हुए, नहीं छोड़ूंगा भाई, बीवी है मेरी, हक है मेरा उस पर और कोई भी मेरे इस हक को मुझसे नहीं छीन सकता। खालिद उसकी बात सुनकर गुस्से में बेहद ठंडी आवाज़ में उसे घूरते हुए कहता है, आज किस नींद से जागे हो जो तुम्हें याद आ गया कि बीवी है ये तुम्हारी। आज बीवी नहीं बनी ज़ारून, बीवी तब भी थी जब तुम उसे ज़हनी तौर पर बेइज्जत करते थे, उसे तकलीफ देते थे। पर मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी बकवास सुननी है। इसलिए चुपचाप मेरी बहन का हाथ छोड़ो और अगर मैंने दोबारा तुम्हें इसके आसपास भटकते देखा तो ट्रस्ट मी, आई विल किल यू विद माई ओन हैंड्स। उसका गुस्सा उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, जिसे देखकर सब डर रहे थे। खालिद के गुस्से से आखिर कौन वाकिफ नहीं था, पर ज़ारून अभी भी शांत था। वो शर्मिंदा होते हुए कहता है, भाई मैं जानता हूँ आपका गुस्सा जायज़ है, पर मुझे एहसास है अपनी गलती का और मैं उसे सुधारना भी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बस एक चांस दे दीजिए, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं वो सब कुछ नहीं दोहराऊंगा भाई। उसकी बात सुनकर खालिद टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा चांस, पर किस लिए? मैंने पूछा था ना तुमसे कि मोहब्बत करते हो या नहीं। आरजू से क्या कहा था तुमने? नहीं याद है ना? फिर अब क्या हुआ? आउट ऑफ द ब्लू ये रियलाइजेशन किस वजह से? मेरी एक बात कान खोला कर सुनो, अब सिर्फ तलाक होगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर ज़ारून भी ज़रा सख्ती से कहता है, जानता हूँ गलती हुई है, रतब अपने जज्बातों का एहसास नहीं था, अब है। मुझे मोहब्बत है आरजू से। मैं भरे होश में यहाँ मौजूद हर शख्स की गवाही में अपने रब को राज़ी मानकर यह मंजूर करता हूँ कि मुझे मोहब्बत है आरजू से। कितनी है यह नहीं बता सकता और ना ही आप समझ सकते हैं, पर अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता और मैं इसे कभी तलाक नहीं दूंगा।
उसने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और पूरे हॉल में शांति बिखर गई और वहां मौजूद हर शख्स जैसे सुन पड़ गया ये थप्पड़ खालिद ने मारा था ज़ारून के गाल पर, जिसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी। अहमद जी तुरंत आगे आते हुए चिल्लाकर खालिद से कहते हैं, यह क्या हरकत है खालिद भाई हैं वो तुम्हारा। वो इससे आगे कुछ कहते उससे पहले ही खालिद चिल्लाते हुए ज़ारून को घूर कर कहता है, इसलिए ज़िदा है अब्बू, वरना जो तकलीफ इसने मेरी बहन को दी है अब तक जनाजा उठ चुका होता इसका। मैंने फूलों की तरफ पाला है अपनी बहन को, ना कभी कोई तकलीफ होने दी, ना किसी तरह के दर्द को उसके पास पहुंचने दिया, और तुमने क्या कदर समझी उसकी। खुद तुम्हारी कोई बहन होती तो समझ आता कि कैसा लगता है बहन की आंखों में आंसू देखकर, पर अफसोस दूसरों की अमानत की कहाँ कदर रहती है। वो गुस्से में बोल रहा था पर उसके शब्द गलत नहीं थे। अपनी बहन को तकलीफ में देखकर क्या बीतती हैं ये सिर्फ एक भाई जानता था। आरजू से अगर कोई सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था तो वो खालिद ही था। उम्र के तकाजे पर अगर गौर करें तो उसके लिए वो उसकी औलाद जैसे 3 साल का फर्क जो था उनमें, और अपनी बहन की युखवारी होता देख कितनी तकलीफ हो रही थी खालिद को यह कोई नहीं समझ सकता था। ज़ारून खुद शर्मिंदा था, वो जानता था उसने जो गलती की है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, पर खुद सुधरने का एक मौका तो वो खुद भी डिजर्व करता था। वही सबके बीच बैठा सलमान जिसे कभी गुस्सा नहीं आता था, वो भी गुस्से में उसे घूर रहा था। सुबह सुबह ही उसे सब कुछ पता चला था और उसे गुस्सा आया था खुद पर कि अपनी वजह से वो इतना सब कुछ मिस कर गया। वो अपनी जगह से उठकर ज़ारून की तरफ देखते हुए नाराज़गी से कहता है, जिस माफ़ी की ख्वाहिश आप कर रहे हैं क्या आप कर पाते माफ़ अगर कोई आपकी बहन की यूँ बेकदरी करता तो। जिस्मानी तकलीफ से कहीं बदतर जहनी तकलीफ होती है भाई जो अपने आरजू को दी है। ज़ारून के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे आज खालिद ने आईना दिखाया था और बची कुची कसर सलमान ने पूरी कर दी थी। वो कोई और वजाहत देता उससे पहले ही खालिद कहता है, मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी, बस इतना कहना है कि तलाक होगा और मुझे इस बारे में कोई और बहस नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर सिकंदर जी ज़रा समझाते हुए कहते हैं, खालिद तुम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हो, यह उनका फैसला है, तुम उनकी ज्यादती ज़िंदगी पर हुकूमत करने की इजाज़त नहीं रखते। दोनों समझदार है, खुद के लिए फैसले कर सकते हैं, तुम यूं उन पर अपने फैसले नहीं थोप सकते। उनकी बात सुनकर खालिद उनकी तरफ देखकर कहता है, यह आप कह रहे हैं बाबा साहिब जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर अपने फैसले उन पर ज़बरदस्ती थोपे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शादी भी आपकी ही एक गलती से ज़्यादा कुछ नहीं है। और रही बात राय जानने की तो भूलिए मत, मेरी बहन ने तलाक की ख्वाहिश की थी जिसे आपने ना सिर्फ मुझसे छिपाया बल्कि नज़रअंदाज भी किया। वो बाबा साहिब को भी आईना दिखाने से पीछे नहीं हटा था। नूर खड़ी सब कुछ खामोशी से देख रही थी। ज़ारून को थप्पड़ पड़ने पर वो खुद भी हैरान थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें या करें। पर जब उसे लगा कि बात बिगड़ रही है तो वो ज़रा हिम्मत कर खालिद के पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए बेहद नरमी से कहती है, शौहर जी आप एक बार आरजू से भी तो उसकी राय लीजिए, जो गलती पहले हुई थी आप भी वही कर रहे हैं, उसकी मर्जी भी तो मायने रखती है। उसकी बात सुनकर खालिद एक नज़र उसे देखकर उस पर से अपनी नज़रें फेर लेता। इस वक्त वो अपना गुस्सा शांत नहीं कर पा रहा था और नूर पर वो किसी भी वजह से गुस्सा करना चाहता नहीं था। वही उसे यूं नज़रें फेरता देख नूर भी समझ जाती है कि इस वक्त उसका मियाँ बेहद गुस्से में है, इसलिए वो आरजू की तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखती हैं जो नज़रें झुकाए बस आंसू बहा रही थीं। एक तरफ उसका भाई था और एक तरफ उसकी मोहब्बत आजमाए उसके लिए थी। उसे यूं रोता देख नूर उसकी तरफ जाती है और सबसे पहले उसकी नज़र आरजू के हाथ पर जाती है जिसे ज़ारून ने कसकर थामा हुआ था। ये देखकर वो ज़ारून की तरफ देखकर ज़रा सख्ती से कहती है, हाथ छोड़िए आरजू का। पर ज़ारून तब भी हाथ नहीं छोड़ता। ये देखकर इससे पहले कि खालिद अपनी बीवी की बात ना मानने के जुर्म में ज़ारून को कुछ करता, इस बार नूर ज़रा नरमी से कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। इस बार ज़ारून भी आखिरकार आरजू का हाथ छोड़ ही देता है और नूर आरजू का हाथ नरमी से पकड़कर उसे वहीं रखे सोफे पर बिठाते हुए खुद टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी निकालकर आरजू के पास ही नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठते हुए कहती है, पानी पियो। उसके कहने पर भी आरजू रोते हुए ना में सिर हिलाने लगती है। वो बुरी तरह रो रही थी और उसे यूं रोता देख सबको बुरा लग रहा था, पर अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी तो वो थे खालिद और ज़ारून। नूर जबरदस्ती उसके होठों के पास ग्लास रखते हुए कहती है, पियो मैंने कहा। इस बार वो भी बिना नानुकुर के कुछ घूंट पी लेती है और उसे पानी पिलाकर नूर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आरजू मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अपने लिए फैसला लो। हम में से कोई भी तुम्हारे हाल दिल से वाकिफ नहीं है, पर तुम खुद के हाल दिल से वाकिफ हो, इसलिए तुम्हारे सिवा किसी को हक नहीं है तुम्हारे हवाले से फैसला लेने का, और मैं ये हक किसी को भी तुमसे नहीं छीनने दूंगी। तुम समझदार हो, अपने लिए सही या गलत का इंतखाब चूज करना जानती हो, और गलत भी तुम्हारे साथ ही हुआ है तो फैसला भी तुम ही लोगी, तुम्हें ज़ारून के साथ रहना है या नहीं। पर एक बात याद रखना, अगर कोई शख्स ज़रूरी है तो उसकी गलतियों को माफ़ कर उसे दूसरा मौका देना चाहिए, पर अगर वो गलती माफ़ नहीं कर सकते तो उस शख्स को भूल जाना चाहिए। अब फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर वो खामोश हो गई थी और अब सबको सिर्फ आरजू के फैसले को जानना था। ज़ारून एक टक आस लिए बस उसे देख रहा था। CH 107 भाई बहन का रिश्ता। आरजू सोफे पर बैठी एक टक फर्श को घूर रही थी। हॉल में पिछले 15 मिनट से बस खामोशी थी, सबको सिर्फ आरजू के जवाब का इंतजार था, पर उसने अभी तक कुछ कहा ही नहीं था। ज़ारून तो दिल थामे उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। इस बीच हर वो ज्यादती उसने उसके साथ की थी किसी रिपीट टेलीकास्ट की तरफ उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। काश वो ऐसा कुछ ना करता, काश उसे वक्त रहते चीज़ों का एहसास हो जाता, काश वो खुद को वक्त देकर अपने जज्बातों को समझ लेता, पर ऐसा नहीं हुआ। और आज उसकी यही गलतियाँ और नाशुक्रिया उसकी आंखों के सामने खड़ी थी उससे जवाब मांगने के लिए, और वो सिर्फ खामोश था, ना कहने को लफ्ज़ थे ना हिम्मत।
कुछ पल और बीतने के बाद आरजू, जो बस एक टकनमा आंखों से फर्श को घूर रही थी, नजरें उठाकर खालिद की तरफ देखती है, जो पहले ही उसे देख रहा था। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास जाती है और नमा आंखों से ही कहना शुरू करती है, आपको पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत कौन रखता है, या मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करती हूँ। उसके सवाल पर खालिद नासमझी में उसे देखता रहता है तो वो कहना शुरू करती है, आपसे। यह जिंदगी दी मुझे भले ही मेरे रब ने थी, पर इसे जी मैं आपकी वजह से रही हूँ। अगर आप मुझे उस दिन तरस खाकर इस घर में ना लाते तो या तो कोई जानवर मुझे खा चुका होता या कोई इंसानी बदन का मालिक मुझे नोच चुका होता। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने मुझे ये जिंदगी थी। मेरे लिए मेरी पूरी कायनात आप है। मैं चाहे आपसे कभी कह ना पाई हूँ भाई, पर आप ही मेरा पूरा परिवार है मेरे लिए। बाकी सब मेरे लिए आपके बाद आते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी खुद को आपके बाद देखती हूँ। अम्मी, अब्बू, बाबा साहिब, जफर भाई, सलमान भाई, जारून जी, चाचू, चाची, छोटे चाचू, भाभी, एनहार, ये सब भी सिर्फ आपकी बदौलत मेरे हिस्से में आए हैं। कभी कभी सोचती हूँ, अगर आप मुझे उस दिन उस मज़ार से उठाकर ना लाते तो कहाँ होती मैं, या क्या पता होती तक ना, क्या पता कब तक नसीब ना होती मुझे। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ बेहद डगमगा गई थी और आंखों से एक के बाद एक आंसू बस बहे जा रहे तो थे। आंखें नम बाकी सबकी भी थी, बस खालिद बिना किसी भाव के उसे सुन रहा था। वही अनहार खुद को जरा शांत कर आगे कहना शुरू करती है, पहला कदम आपकी उंगली पकड़कर चलना सुखा था। मैंने कौन से स्कूल में जाना है, क्या कोर्स करना है, सब कुछ तो आज तक आप चुनते आए थे भाई। मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मेरे नसीब में आपने चुनी है। आपको याद है एक बार जब स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तैयार होकर जाना था तो मैंने जिद की थी कि मुझे बाबी डॉल बनना है, पर आपने मुझे ड्रैकुला बनाकर भेज दिया था। सब हंसे थे मुझ पर बाद में मैं फर्स्ट आई थी, तब भी आपको मेरे बारे में ज्यादा पता था। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक मुस्कुराहट दोनों ही थे। बचपन की पुरानी यादें हमेशा उसके होठों पर एक मुस्कुराहट छोड़ जाती थी और उसकी वजह हमेशा खालिद ही होता था। वही खालिद जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। धीरे धीरे उसकी भी आंखें नमा होने लगी थी। वह भी इंसान था, कब तक जज्बात छुपाता। आरजू एन गहरी सांस लेकर अपने आंसू काबू में करने की नाकाम सी कोशिश करते हुए आगे कहती है, जब मेरी जिंदगी के सारे बेहतरीन फैसले आपने लिए हैं भाई, तो आज मैं कैसे लूं खुद के लिए फैसले। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नहीं की लिया था एक फैसला जिस पर आज भी तकलीफ होती है, तो अब दोबारा कैसे लूं कोई फैसला। कहते वक्त उसकी नज़र जारून पर थी और उसे याद आया था वो वक्त जब उसने बाबा साहिब के सामने जारून से निकाह की ख्वाहिश रखी थी। पर जल्द ही वो उस पर से अपनी नज़रें उठाकर खालिद की तरफ देखकर वापस कहती है, बताइए ना भाई, कैसे करूं मैं अपने हक में फैसला, मुझसे नहीं होगा। एक बार करने की कोशिश की थी और उस एक फैसले की वजह से आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ इस तरह बेजार। मेरे लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है, जारून जी भी नहीं। अगर आप कहेंगे कि तलाक देना है तो खुदा की कसम अभी इसी वक्त तलाक के लिए राज़ी हो जाऊंगी। मेरे लिए आपके शब्द हमेशा आखिरी फैसला होते हैं। मुझे इतना तन्हा मत कीजिए कि खुद के लिए खुद फैसले लेने पड़े भाई। कहते कहते वो बेतहाशा रोने लगी थी और बाकी सबकी आंखों से भी सिर्फ आंसू बह रहे थे। आज आरजू ने एक बड़े भाई और बहन ने रिश्ते की इज्जत रख ली थी। उसे हक था खुद फैसला लेने का, पर उस इंसान की राय लिए बिना जिसने उसे हमेशा बेहतरीन चीज़ों में समेट कर रखा किया फैसला लेना जायज़ होता। अक्सर जब घर के छोटे एक उम्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हर फैसला खुद ले सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है। सबको अपने फैसले लेने का हक है, पर जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी राय लेना भी ज़रूरी है। उसे यूं रोता देख खालिद आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसका आशियाना मिलते ही वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और खालिद बस खामोशी से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शांत करा रहा था। जब काफ़ी देर रोने के बाद भी वो चुप नहीं हुई तो वो बेहद प्यार से उससे कहता है, बेटा बस अब और नहीं रोते, मैं हूं ना, आई विल फिक्स एवरीथिंग, चलो चुप अब, शाबाश। इतना कहकर वो उसे ज़रा दूर कर उसकी आंखों में आंसू पहुंचने लगता है। जारून के लिए ये सब काफ़ी तकलीफ दे था। वो कभी उससे वो मोहब्बत नहीं कर पाया था जो खालिद ने उससे की थी। वो आरजू के लिए भाई भी था और बाप भी। खालिद आरजू के आंसू पोंछते हुए कहता है, अच्छा मैं लूंगा फैसला, बस इतना बताओ मोहब्बत करती हो जारून से, और सच सच बताना है। उसकी बात सुनकर आरजू शर्म से लाल होते हुए रोकर ही आहिस्ता से हाँ में सिर हिलाती है तो खालिद मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है फिर तो रुखसती की तैयारियां शुरू कर दे। उसके यह अल्फाज सुनकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं जारून की तो जैसे सांसें लौट आई थी। उसे खालिद ने उसकी मोहब्बत लौटा दी थी, और लौटाता भी कैसे ना, खालिद पत्थर दिल नहीं था। वो अपनी बहन की ख्वाहिश कैसे टाल सकता था, पर कभी कभी सख्ती बरतना ज़रूरी होता है, खासकर जब बात अपनी बहन की हो तो। जारून खुशी से खालिद की तरफ देखकर कहता है, भाई शुक्रिया। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही खालिद उसे घूरकर देखता है और उसके शब्द हलक में ही रह जाते हैं। बात साफ थी कि खालिद उससे अभी भी नाराज था और उसे मनाने के लिए उसे पापड़ बेलने पड़ेंगे पक्के से। नूर भी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसे पहली बार जिंदगी में इस बात की कभी महसूस हो रही थी कि उसके पास कोई भाई नहीं था, पर माहौल को शांत देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, बाबा साहेब मिठाई लाई जाए। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और बाबा साहेब हाँ में सिर हिलाकर उसे जाने का कहते हैं तो वो वहां से मिठाई लेने चली जाती है। घर में खुशियां आई थी भाई इतने वक्त बाद। CH-108 नूर की जिद लाल हवेली। रात 12 बजे नूर बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी जो दिल को सुकून देती थी। आरजू और जारून की रुखसती एक हफ्ते बाद की तय थी। बाकी फंक्शन 3 दिन बाद से शुरू होने थे और कल से ही तैयारियां अपने उरूस पर होने वाली थी। अब कोई भी और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था बेफिजूल में, इसलिए सबने तय किया कि जल्द से जल्द सब कुछ किया जाएगा। नूर आसपास को देखते हुए ना जाने माजी के किन पन्नों में किसका असर तलाश रही थी। खालिद अपने स्टडी में था। इलेक्शन को मुश्किल से 3 महीने रह गए थे और उनकी पार्टी के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था, इसलिए वो किसी भी तरह की गैर जिम्मेदार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नूर आसमान में तारों के आपस में बनने निशानों में किसी अपने को तलाशते हुए कहती है, अम्मी
कैसी है आप? मुझे पता है अल्लाह ताला के पास ठीक होंगी आप, और फिर आपके पास तो अब अब्बू भी हैं, आपके शौहर। पर मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरे पास भी मेरे शौहर हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपने अपनी डायरी में लिखा था उनके बारे में। बस बड़े होकर ज़रा गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप अब्बू को बताया करती थी। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहती है, आपको पता है ज़िंदगी के अरसे तक मैं उन्हें गलत समझती रही, मुझे गलतफहमी रही कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, पर अब जब उनके साथ रह रही हूँ तो एहसास होता है कि वो एक बेहतरीन इंसान है, पर उससे कहीं ज़्यादा एक बेहतरीन बेटे, एक बेहतरीन भाई और एक बेहतरीन शौहर भी शायद। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। इसके बाद वो खुद भी खामोशी से सासमान में किसी खोए हुए वजूद को तलाशती रही। उसे ना वक्त की खबर हुई ना रात के इस पहर बढ़ती ठंड की। करीब आधे घंटे बाद किसी से अचानक से पीछे से उसे बाहों में भरते हुए उसके पेट पर अपने हाथ लपेटे। इस अचानक से टंच पर वो डरते हुए पलटने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही खालिद झुककर उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए बेहद शांत आवाज में कहता है, सोई नहीं आप अभी तक? मैंने कहा था ना कि सो जाना चाहिए था। इतनी रात तक जागना अच्छी बात नहीं है, ऊपर से ये खड़ी है आप इतनी ठंड में। उसकी बात सुनकर या उसके यूं बाहों में भरने पर भी वो शांत रहती है। कहीं ना कहीं वो खुद पर उसे हक दे रही थी। निकाह की बरकत आहिस्ता ही सही पर असर कर रही थी उस पर। नूर आसमान को देखते हुए, आप भी तो नहीं सोए अभी तक? अल्लाह ताला ने कोई अलग से नाजिल किया है आपको जो आज लेट तक भी सोएंगे तो चलेगा? उसके इस पलटकर जवाब ने खालिद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे रहा था। वो वाकई अपनी इस बेगम को जवाब नहीं दे पाता था, या शायद देना नहीं चाहता था। खालिद उसके कंधे पर अपने होंठ रखकर हल्का सा उसके एहतराम इज्जत में चूमते हुए कहता है, मेरी बात अगल है, मुझे आदत है और फिर मैं मर्द हूँ, मुझ पर सख्ती का असर नहीं होता, पर आप नाजुक हैं, हल्की सी ठंड में भी जुकाम हो सकता है, इसलिए यूं खड़ा होना ठीक नहीं है, वो भी बिना किसी चादर शॉल के। उसकी बात सुनकर नूर कुछ नहीं कहती, पर उसे बड़ा अच्छा लगता है जब वो उसकी फिक्र करता था। उस जबरदस्ती से निकाह के वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता यूं आगे तक जाएगा, पर आज वो नफरत को पीछे छोड़ उसके साथ काफी आगे तक आ गई थी। उसे यूं चुप देखकर खालिद कहता है, थैंक यू वन। उसके इस थैंक यू पर वो नासमझी में उसकी तरफ पलटकर उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है, क्यों? मैंने क्या किया? खालिद हल्का सा मुस्कुराकर उसकी पेशानी माथे को हल्का सा चूमकर वापस दूर होते हुए, बस ऐसे ही, दिल चाहा तो कह दिया। उसकी बात सुनकर नूर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा थैंक यू तो आप अपना रखिए अपने पास, फिलहाल मुझे आइसक्रीम खानी है। उसकी इस बेवक्त फरमाई पर खालिद तुरंत ना करते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कोई वक्त है, आइसक्रीम का 1 बजने वाला है, ऊपर से ठंड भी है, बीमार होना है आपको। उसकी बात सुनकर नूर मुंह बनाते हुए कहती है, अरे अब आइसक्रीम खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है, जब दिल चाहे तब खा लो, हर चीज़ में वक्त नहीं देखा जाता, और मुझे तो अभी खानी है, बस बात खत्म। अब तो वो भी जिद पर उतर आई थी। यह शायद पहली बार था जब वो किसी बीवी की तरफ कोई ख्वाहिश रख रही थी, वरना तो उनके रिश्ते में इतनी झिझक थी कि किसी भी फरमाइश की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर आज उस झिझक को पीछे छोड़कर उसने एक ख्वाहिश जाहिर की थी पहली बार। वो कैसे मना करता, इसलिए कुछ सोचकर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ किसी मुलाजिम से लेकर आए किचन से। उसकी बात सुनकर नूर बिगड़ते हुए मुंह बनाकर कहती है, अरे आप भी ना घर पर खानी होती तो यूं फरमाइशें करती, मैं बाहर जाकर खाना है मैंने और आप लेकर जाएंगे मुझे अभी इसी वक्त, यह मेरा हुक्म है और आपको इसकी तामीर करनी ही है, ना नहीं सुनना मैंने बस। उसने अपनी तरफ से फैसला सुनाया और ना सुनने की कोई गुंजाइश भी ना रखना चाहिए, पर खालिद को उसकी सेहत की फिक्र थी। यह शुरुआती ठंड थी जिसकी मार ज्यादा खतरनाक होती है। वो नूर को कंधों से पकड़कर अपने सामने ठीक से खड़ा करते हुए कहता है, बेगम बचपना मत कीजिए, यहाँ से आइसक्रीम पार्लर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के डिस्टेंस पर है और बाहर ठंड है, बीमार हो जाएगी आप, इसलिए किचन से मंगवाकर खा लीजिए, मैं खुद ले आऊंगा आपके लिए, पर यह जिद छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप जो कहेंगी मैं लाकर दूंगा आपको। उसने प्यार से उसे समझाना चाहा, पर नूर उसकी बात सुनकर बिगड़ते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए। और कैसे शौहर है आप? पहले के ज़माने में लोग अपनी बीवियों की एक ख्वाहिश के लिए जंग कर लिया करते थे, और एक आप हैं, आपसे ड्राइव नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी हद है, और बातें तो आप इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता है कुछ, आपसे अपनी बीवी को आइसक्रीम नहीं खिला पा रहे हैं आप, कल को जब सीएम बन जाएंगे तो भी ऐसे ही जनता की ख्वाहिशें मारेंगे आप। खालिद उसकी शिकायत पर उसे शांत करते हुए कहता है, हूर आप बात भी तो समझिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब हो जाती है, एहतियात बरतना ज़रूरी है मेरी जान। उसकी बात सुनकर नूर मुंह बनाते हुए कहती है, आप कैसे मुसाफिर हैं? मेरे अब्बा के पास दौलत चाहे आप जैसी ना हो, पर दिल के इतने रईस थे, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, अगर रात के किसी भी पहर कहूँ कि यह खाना है तो वो लेकर आते थे, और एक आप हैं। कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी। आज वो किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी जो अपने अब्बा के साथ किया करती थी। अपने अब्बा के जाने के बाद आज पहली बार वो इस मोड में आई थी, और अब खालिद को पता था कि वो नहीं मानने वाली। वही नूर भी अपनी बात खत्म कर साइड से जाने लगती है, तभी खालिद उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, ठीक है चलते हैं। उसकी बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू वन। खालिद उसे वहीं छोड़कर वापस कमरे में आता है और अलमीरा की तरफ जाकर उसे खोलकर उसमें से एक शॉल निकालकर वापस बालकनी में आकर उसे अच्छे से शॉल उड़ाते हुए कहता है, बाहर ठंड है। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो गार्ड खड़े होकर इज्जत के साथ उन्हें सलाम करता है और खालिद हाँ में सिर हिलाकर उसे जवाब देता है, और नूर भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है। तब तक गार्ड भी कार ले आया था, तो खालिद आगे बढ़कर नूर के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वो भी मुस्कुराते हुए अंदर बैठ जाती है और खुद वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहाँ से चला जाता है।
CH-109 इल्जाम। अनहार अपने कमरे में बैठी सामान समेट रही थी, तभी उसकी अम्मी वहां आती है और उसे सामान समेटता देखकर कहती है, तू रहने दे, सो जा, मैं कर दूंगी, वैसे भी थक जाती है इतना सब करते करते, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से जा सकें, उम्र भर नहीं रहना हमें यहाँ। उसकी अम्मी के लहजे में जरा सख्ती थी जो कभी कभी दिखती थी, इसलिए वो जरा परेशान होते हुए पूछती है, क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी एक गहरी सांस लेती है और फिर कुछ सोचकर वहीं बेड पर बैठते हुए अपने बगल में खाली जगह पर इशारा करते हुए अनहार से कहती है, इधर आ, कुछ बात करनी है तुझसे। उसकी बात सुनकर अनहार को भी समझ आ जाता है कि मामला जरूर कुछ परेशानी वाला है, इसलिए वो भी खामोशी से जाकर उनके बगल में बैठ जाती है और उसके बैठते ही उसकी अम्मी उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़कर जरा समझाते हुए कहती है, अनहार देख, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, हमें खालिद साहब ने इजाज़त दी है यहाँ रहने की, पर हम हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अच्छे से पढ़े ताकि जल्द ही हम यहाँ से जा सकें। और हाँ, तू जफ़र साहब से ज़रा दूर रहा कर, उनका कोई भी काम हो तो मुझसे कह दिया कर, मैं कर दूंगी, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना उनकी ना इस घर में किसी भी मर्द का कोई काम करने की, समझी? उनकी बात अनहार को कुछ समझ नहीं आती क्योंकि वो इस तरह उसे कभी नहीं कहा करती थी, इसलिए वो ना समझी में पूछती है, तुम क्या कह रही हो? अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और क्यों ना करूँ उनके काम, वो खुद चाहते हैं कि मैं उनके काम करूं, उन्हें किसी और का काम करना ठीक नहीं लगता, और हाँ, कुछ तो वो जबरदस्ती मुझे परेशान करने के लिए कहते हैं। पर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? उसकी बात सुनकर अनहार की अम्मी को कुछ देर पहले हुआ वाकया याद आता है जब वो किचन से पानी लेकर आ रही थी और उन्होंने कुछ मुलाजिमों को कुछ अजीब सी बातें कहते सुना, जिसमें पहली मुलाजिमा दूसरी से कह रही थी, ना जाने इस कल की आई नई लड़की ने क्या जादू किया जफर साहब पर कि उन्हें किसी और से कुछ चाहिए ही नहीं। सुबह के खाने से लेकर शाम की कॉफ़ी तक सब कुछ उसी के हाथ का पीते हैं, पहले तो ऐसे कभी नखरे नहीं करते थे, मुझे सब पता है इन गांव की लड़कियों की यही चाल चलन है, बड़े बड़े घर के लड़कों को फंसाना, बस इस अनहार का भी यही है, ऊपर से अम्मी ने भी यही तालीम दी होगी इसकी। उस पहली मुलाजिम की बात सुनकर दूसरी मुलाजिम ने भी सहमति जताते हुए कहा, ठीक कह रही हो तुम, ऐसी ही होती है कुछ लड़कियां, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेती है। अनहार की अम्मी दूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और उन्हें सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगा, लगता भी क्यों नहीं, कोई माँ आपकी बेटी के बारे में ये सब कुछ कैसे सुन सकती है, तो बुरा लगना तो लाजमी था। वो अपनी बेटी की शख्सियत से वाकिफ थी, उन्हें पता था कि उसका किरदार कैसा है, पर कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा भी था कि लोगों को बातें बनाते वक्त नहीं लगता, इसलिए उन्होंने तभी से फैसला लिया कि वो अनहार से इस बारे में ज़रूर बात करेंगी और सीधा कमरे में आते ही उन्होंने ये बात भी छेड़ दी। वही उन्हें यूं खोया हुआ देख अनहार उनका हाथ पकड़कर उन्हें हल्का सा हिलाते हुए कहती है, बोलिए ना अम्मी, आप क्या कह रही है, कुछ हुआ है क्या, कुछ बोला किसी ने? उसकी जिद पर उसकी अम्मी एक गहरी सांस लेकर उसे पूरा वाकया सुना देती है, जिस पर उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कहती है उससे पहले ही उसकी अम्मी कहती है, लोग ऐसी ही बातें करते हैं, हमें बस कैसे भी कर उन्हें बातें करने का मौका नहीं देना, और सबसे जरूरी ये बात कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ की आदत मत डाल और बाकी सबसे दूर रह, समझी? इस बार उन्होंने जरा सख्ती से कहा था, तो वो भी बस खामोशी से अपना सिरहान हिला देती है और उसे अपनी बात मानता देख उसकी अम्मी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहती है, चल जाकर सो जा, अब कल सुबह जल्दी उठना है। इतना कहकर वो खुद बेड पर अपने साइड जाकर लेट जाती है और उन्हें लेटता देख अनहार भी खामोशी से अपनी जगह पर लेट जाती है, अपनी अम्मी की बातें सोचते हुए। वो अपनी अम्मी की चिंता को समझती है और यह भी जानती है कि उनकी बातें उसके भले के लिए ही हैं, इसलिए वो तय कर लेती है कि वो अपनी अम्मी की बातों पर अमल करेगी और यहाँ के लोगों से दूर रहेगी। उसकी अम्मी सो गई थी, पर अनहार को उनकी बात सुनकर कहाँ नींद आने वाली थी। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ करवट बदल रही थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब बंद कमरे में उसे घुटन होने लगती है तो वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठकर वहीं सोफे पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर उससे खुद को अच्छे से कवर कर धीमे धीमे कदमों के साथ कमरे से निकल जाती है। इस वक्त उसे जरा खुले आसमान की जरूरत थी। उसकी अम्मी की बातें उसके लिए बहुत तकलीफदेह थीं। उसके किरदार पर लोग सवाल उठा रहे थे और एक लड़की के लिए उसके किरदार से ज़्यादा जरूरी और क्या ही हो सकता है। उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, ये सब उसे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। वो कमरे से निकलकर नीचे गार्डन में आ जाती है। रात के इस पहर वहाँ कोई नहीं था और वो भी शायद यहाँ तक आने की हिम्मत ना जुटा पाती, पर इस वक्त उसे सुकून की जरूरत थी और वो सुकून उसे यही मिलता। पूरे घर का उसका फेवरेट हिस्सा ये का गार्डन था, खासकर बीचों बीच बना वो झूला। अभी भी वो उसी झूले पर जाकर बैठ जाती है और अपने माजी के बारे में सोचने लगती है। उसकी जिंदगी हमेशा से उल्टी ही रही है, पर फिलहाल ना जाने क्यों उसे जफर के साथ नाम जुड़ने बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ और ही फील हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक से एक आवाज़ उसके कानों में सुनाई थी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? CH-110 जफर की धमकी अनहार के लिए। अनहार गार्डन में लगे उस चूल्हे पे बैठी अपनी अम्मी के बातों के बारे में सोच रही थी। उसके जहन में उसकी अम्मी की सिर्फ एक बात चल रही थी कि हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना, एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही है, और जो कि सच भी था। पर यह बात उसे कितनी तकलीफ दे रही थी ये सिर्फ उसे पता था। इन बीते कुछ दिनों में ही इस घर की उसे जैसे आदत हो गई थी, या शायद घर वालों की। खालिद, जारून, सलमान, वो तीनों उसके लिए भाई जैसे थे जो वक्त व वक्त उससे उसकी ज़रूरतों का पूछते रहते थे। दूसरी तरफ आरजू और नूर, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी।
जहाँ नूर एक बड़ी बहन की तरह उसकी हिफाजत करती, उसे समझती, तो वही आरजू के साथ वो गप्पे लगाती। घर में बाकी सब भी उसे बहुत मोहब्बत से रखते थे और अक्सर उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछते रहते थे। आज तक उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है, पर अब ये याद आते ही कि उसे यहाँ हमेशा नहीं रहना उसे तकलीफ हो रही थी। और खासकर उसके और जफ़र के बारे में मुलाजिमों की वो बातें। जफ़र के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग थी उसकी। वो उसके लिए उसका भाई जैसा नहीं था, वो उसे कभी एक भाई की नज़र से देखती ही नहीं थी। वो उसके लिए उसका दुश्मन था, जो उसकी परवाह करता था, फिक्र करता था, उसे चिढ़ाता था, परेशान करता था, पर वक्त ब वक्त उसे प्रोटेक्ट भी करता था। उसके साथ क्या रिश्ता था उसका उसे नहीं पता, वो दोस्त नहीं थे पर कुछ तो ज़रूर थे। और उसकी अम्मी का ये कहना कि अब वो जफ़र से दूर रहे उसे तकलीफ दे रहा था, क्यों पता नहीं, पर कहीं ना कहीं उसे पता था वो दिल की बातें नहीं सुन सकती। उसकी अम्मी ठीक कह रही है, उसे सबसे दूरी बनाकर रखना शुरू करना होगा। वो अभी अपने इन सवालों में ही खोई हुई थी कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस अचानक से आई आवाज़ पर चौंकते हुए जब वो पलट कर देखती है तो उसके ठीक पीछे जफ़र अपनी पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था और एकटक उसे ही देख रहा था। पर उसे देखकर आज अनहार को एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। कम से कम इस वक्त तो वो उससे सामना नहीं जाती थी। वो उससे कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसे अपनी अम्मी की कही बात याद आती है, इसलिए वो उससे नज़रें हटाकर चुपचाप अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। पर तभी जफ़र उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? मुझसे कब से इतना डर लगने लगा कि मुझे देखते ही रास्ता बदल कर जाने लगी। क्या हुआ? आज तुम्हारे शक्ल की ये ट्यूबलाइट क्यों बुझी हुई है? उसके सवाल पर वो एक नज़र उसे देखकर वापस अपनी नज़रें झुकाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, जाना है, अम्मी इंतज़ार कर रही होगी। इतना कहकर वो अपना हाथ और मजबूती से छुड़ाने लगती है, पर जफ़र की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था। वही उसे जाता देख जफ़र उसे ज़रा हल्का सा अपने करीब खींचते हुए उसके चेहरे को देखकर कहता है, क्या बात है? मेरी शक्ल स्लीपिंग पिल्स की तरह है जिसे देखते ही नींद आ गई तुम्हें। वैसे तो इस वक्त मंजुलिका की तरह यहाँ झूले पर बैठी थी, अब तुम्हें अचानक से नींद आ गई? वाह। अनहार उसकी बात सुनकर जरा शांति से कहती है, मैं जाने वाली थी, अगर आप नहीं भी आते तो मैं उठकर चली जाती। वैसे भी मुझे ठंड लग रही है, इसलिए हाथ छोड़िए और ये बात बात पर हाथ मत पकड़ा कीजिए। मेरा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं मैं, आपका पता नहीं, पर मेरी बहुत इज्जत है। जफ़र उसकी बात सुनकर मुस्कराते हुए उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी इज्जत मुझे पता है और मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता, पर तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम मुझसे दूरी बना रही हो। क्या बात है? उसकी बात सुनकर अनहार नजरें झुकाए कहती है, आपके करीब कभी आई ही नहीं थी तो दूरी कैसे बनाती? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं सिर्फ वही बात कह रही हूँ जो बाकी लोग कल कहेंगे। मतलब क्या है? आपको मुझसे बार बार आ जाते हैं मेरे पास मुझे परेशान करने। देखिए, मैं आज पहली और आखिरी बार बता रही हूँ, मुझसे दूर रहा कीजिए। मैं यहाँ पर मुलाजिमों की तरह हूँ, मेरा काम यहाँ पर काम करना है, आपको एंटरटेन करना नहीं। भाई, कुछ सोचकर मुझे यहाँ लेकर आए, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना है और कुछ बनकर जल्द से जल्द अपनी अम्मी को लेकर यहाँ से जाना है। जिंदगी भर आप लोगों के सिर पर नहीं बैठे रहना, इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्ट मत किया कीजिए और मुझसे दूर रहा कीजिए। कल को 4 लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे तो यही कहेंगे ना कि मैंने आप लोगों का फ़ायदा उठाया है, इसलिए बेहतर है कि मैं आपसे दूर रहूं और आपसे क्या, इस घर के हर फर्द इंसान से दूर रहूं। कहते कहते उसकी आंखें जरा नम हो गई थी और आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट थी। वो अपने इमोशंस ना जाने क्यों जफ़र से कभी नहीं छुपा पाती थी, चाहे वो किसी के भी सामने अपने आंसू रोक ले, पर जब जफ़र सामने आता था तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाती थी। वही जफ़र को उसकी आवाज़ में आई कड़वाहट साफ महसूस हो रही थी और इतना समझदार था वो कि उसे पता चल गया था कि कोई ना कोई बात तो है। इसलिए वो उसे कंधों से पकड़कर जरा परेशान होते हुए पूछता है, क्या हुआ? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? और तुम क्यों जाओगी? भाई, तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ लेकर आए हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पर ये जाने की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें यही रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें अपने जहन से निकालो। ये घर है तुम्हारा, और किसने कहा तुम मुलाजिम हो? कोई मुलाजिम नहीं हो तुम, हमारे घर का हिस्सा हो। मुलाजिम होती तो इतना सिर पर बिठा कर रखते? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बेफिजूल सी बातें डाली हैं? बताओ तो ज़रा, मैं खबर लूँ उसकी। उसने बेहद गुस्से में कहा था। उसे अनहार का खुद को मुलाजिम कहना और घर से जाने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस इंसान का गला दबा दे जिसने ये सब कुछ कहा है, क्योंकि उसे पता था अनहार खुद से ये सब बातें नहीं कह सकती। उसके दिमाग में जरूर ये सब बातें किसी ने डाली है या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसे पता नहीं है। जफर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और उसके होंठ भिंच गए थे। वो अनहार को गहरी नज़र से देख रहा था, जैसे कि वो उसे कह रहा हो कि तुम मुझे सब सच बता दो। वही उसकी बात सुनकर अनहार, जिसके आंसू अब तक उसकी आंखों से बहने लगे थे, वो सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है और उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए जरा पीछे होकर कहती है, क्या गलत कहा मैंने? क्यों रहूंगी मैं यहाँ पर हमेशा? ये मेरा घर नहीं है। खालिद भाई तरस खाकर लेकर आए हैं मुझे यहाँ, उन्होंने सिर्फ मुझे उंगली दी है, हाथ नहीं पकड़ सकती मैं उनका, सहारा दिया है उन्होंने, उन पर बोझ नहीं बन सकती। मैं बस तब तक यहाँ रहूंगी जब तक इस काबिल ना हो जाऊं कि अपनी अम्मी को एक अच्छा मुस्तकबिल, फ्यूचर दे सकूं। मेरी तालीम पूरी होते ही मैं यहाँ से अपनी अम्मी को लेकर चली जाऊंगी। मुझे किसी के एहसान लेने की आदत नहीं है। जफर को उसका यूं बार बार जाने का कहने पर इतनी चिढ़ हो रही थी कि वो अभी के अभी या तो अनहार का सिर फोड़ दे या अपना, पर उसे पता था कि उसे इस बात पर शांति से डील करना होगा। इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर जरा शांत होते हुए अनहार से कहता है, पहले तो तुम मुझे बताओ, ये सब कुछ किसने कहा है तुमसे? और तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, हम सब पर कोई बोझ नहीं हो,
और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारा फर्ज है, इसलिए ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने दोबारा यहाँ से जाने की बात कही या खुद को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा आश्वासन बनाया तो ट्रस्ट मी, फलों की दुकान में या तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा या तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, फिर जाके दिखाना कहीं। उसकी धमकी सुनकर एनहार रोते हुए अपनी लाल आंखों के साथ उसे घूर कर कहती है, पहली बात तो मुझ पर यूं हक ना जमाया करें, और दूसरी बात, कौन से रिश्ते से या कौन से हक से आप लोगों की जिम्मेदारी हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितनी दिखती हूँ। मुझे पता है आप सब लोग मुझ पर सिर्फ एहसान कर रहे हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए, और मेरा वादा है जब मैं कमाने लग जाऊंगी ना आपको सारे पैसे लौटा दूंगी जो भी आप अभी मुझ पर खर्च कर रहे हैं। उसने बेहद जिद में कहा था। वही जफर जो उसकी बातों पर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसका कंट्रोल भी जवाब दे जाता है और वो गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द और बोला तुमने तो जबान ही खींच लेनी है मैंने तुम्हारी, और क्या बकवास लेकर बैठ गई हो। तुम इतने गरीब नहीं है हम कि तुमसे एक एक पैसे वापस ले, और ज़रूरी नहीं है कि हक जमाने के लिए किसी रिश्ते का होना ज़रूरी हो। और रही बात जिम्मेदारी की, तो भाई की बहन हो तुम, वो लेकर आए हैं तुम्हें, तो इस घर का हिस्सा भी हो, इसलिए ये फिजूल बातें अपने दिमाग से निकाल दो। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी हमेशा। उसकी आवाज़ में एक हक था जो वो बिना किसी रिश्ते के अनहार पर जता रहा था, और ये आज से नहीं था, ये तब से था जब से वो मिले थे। वो जाने अनजाने हमेशा अनहार पर एक हक समझता था, पर यह हक किस वजह से था यह ना वो समझ पा रहा था ना किसी और को समझा पा रहा था। वही अनहार आज उस पर उसकी अम्मी के अल्फाज इस कदर चढ़े हुए थे कि वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहती थी। इसलिए अपने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखकर कहती है, आप मुझे यहाँ रोक नहीं सकते, कोई हक नहीं है आपका मुझ पर या यहाँ मौजूद किसी पर भी। भाई ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत अनमोल है, और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, वरना पता नहीं कहाँ होती। पर हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, मुझे भी मेरे रब को शक्ल दिखानी है। क्या कहूँगी उनसे कि हमेशा इंसानों पर बोझ बनी हूँ। इसलिए ये जोर जबरदस्ती अपने पास रखिए, मैं खुद के फैसले लेने के लिए हकदार हूँ, और अपना फैसला भी खुद लूंगी। और मेरा फैसला यही है कि मैं जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढकर यहाँ से चली जाऊंगी, अपनी डिग्री पूरी होने का भी इंतजार नहीं करूंगी। इसलिए आप में से किसी को भी मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे कोई और सवाल जवाब नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, पर तभी जफर दोबारा उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, दोबारा कहना तो कि तुम्हें जाना है। फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी। और हाँ, पालने वाला खुदा होता है, हम सब सिर्फ जरिया हैं। पर बहुत तुम्हें हक का भूत चढ़ा हुआ है ना, बहुत रिश्ते बनाने का शौक है ना। ठीक है, मैं बनवाता हूँ तुम्हारा रिश्ता। और क्या बोला तुमने कि मेरा कोई हक नहीं है तुम पर? इंतजार करो, हक भी होगा, रिश्ता भी होगा। और अगर दोबारा मैंने तुम्हारी जबान से ये जाने की बात सुनी तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं बता नहीं सकता। अब चुपचाप अपने पैरों के साथ चलकर अपने कमरे में जाओ, वरना मैं उठाकर लेकर जाऊंगा। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? इतना कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है, पर उसकी जबान में इतना हक और जुनून था कि अनहार जैसे एक पल को डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जफर की बातों का मतलब क्या था। पर आज उसे ना जाने क्यों जफर के शब्दों ने बेचैन कर दिया था उसे, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ बोले उसे नजरें फेर कर वहां से चली जाती है। और उसके जाते ही जफर अपने बालों में हाथ फेर कर एक गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखकर खुद से कहता है, बहुत शौक है ना रिश्ते निभाने का और रिश्ते बनाने का तुम्हें, तो ठीक है, फिर अब रिश्ता भी होगा और हक भी होगा। वैसे भी भाई को बहुत शौक है अपनी बहनों की शादियां कराने का, एक ही करा रहे हैं, दूसरे के लिए रिश्ता हम भेज देंगे। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद भी अंदर चला जाता है। वो सलमान की तरह नहीं था जो मोहब्बत में हार मान जाए, ना ही जारून की तरह था जिसे एहसास होने में बरसों लग जाए। वो सफ़र था, उसकी अपनी खुद की शख्सियत थी जो सबसे मुख्तलिफ थी। इधर आइसक्रीम पालन में नूर अपनी तीसरी आइसक्रीम के चश्के मार रही थी। इससे पहले ही वो अपनी 2 आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी, और खालिद एक टक अपनी नन्ही सी बीवी को देख रहा था। उसने पहली आइसक्रीम के बाद ही उसे रोकने की कोशिश की थी, पर नूर के आगे उसकी चलती कहाँ थी। वो जिद पर अटक गई कि अगर वो उसे नहीं खाने देगा तो वो यहीं रोने बैठ जाएगी, और फिर ना तो घर जाएगी और ना ही नीचे से उठेगी, बल्कि फर्श पर बैठकर तमाशा करेगी। और उसकी धमकी से डरते हुए खालिद भी खामोशी से उसका मन भरने का इंतजार कर रहा था, और इसी इंतजार में वो अपनी तीसरी आइसक्रीम का पहला बाइट मुंह में डाल चुकी थी। खालिद को लगता था कि नूर की जिद और मासूमियत के आगे उसे हार माननी ही पड़ेगी, और वो बस मुस्कुराते हुए उसका ये तमाशा देख रहा था और सोच रहा था कि यह छोटी सी जिद भी कितनी प्यारी लगती है। वही आइसक्रीम खाते हुए जब नूर को खुद पर किसी की नज़रें महसूस होती है तो नज़रें उठाकर सामने देखती है तो खालिद हल्का सा मुस्कुराते हुए एकटक उसे देख रहा था। ये देखकर वो मुंह बनाते हुए पाउट कर कर कहती है, क्या है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, खाने तो दीजिए अब सुकून से, आपकी नज़रों से कहीं मेरी आइसक्रीम खराब ना हो जाए। और हाँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है ये, इसलिए अब मुझ पर से नज़रें हटाइए और मुझे खाने दीजिए। जब तक मैं अपनी आइसक्रीम जी भरकर ना खा लूँ मुझे मत देखना। इतना कहकर वो एक और बाइट अपने मुंह में डाल देती है। वही खालिद उसकी बचकानी बातों पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका था। यकीनन वो बच्ची थी और उसका ये बचपना कभी कभी उसे देखने को मिलता था, वरना तो वो हमेशा समझदार बनकर सबको समझाती फिरती थी। पर कहीं ना कहीं आज वो अपनी इस नन्ही सी बेगम के लिए शुक्रगुजार था। उसने आज इस तरह सब कुछ संभाला था जो काबिले तारीफ था, वरना वो होता तो उसी दिन जारून के साथ कुछ ना कुछ तो कर चुका होता जब उसने उसे रोते हुए देखा था। पर वो तो शुक्र है कि खालिद ने उसे समझाया और उसकी सलाह मानकर उसने भी जरा सब्र किया, जिसकी वजह से आज सब कुछ ठीक है और उसकी बहन भी खुश है।
नूर जो आइसक्रीम खाने में बिजी थी, अचानक उसे एहसास होता है कि खालिद ने एक भी आइसक्रीम नहीं ली और ना ही उसने उससे पूछा। ये एहसास होते ही वो उसकी तरफ देखकर मासूमियत से पूछती है, आप नहीं खाएंगे? बहुत टेस्टी है, खा लीजिए। उसकी इस मासूमियत भरी गुजारिश पर खालिद हल्का सा मुस्कुराकर नामे सिर लेते हुए अपनी जगह से उठकर कहता है, नहीं आप खाइए, मैं बिल पे कर आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं अभी मुझे एक और चाहिए। पर इस बार वो उसकी गुजारिश को नज़रअंदाज करते हुए ज़रा सख्ती से कहता है, आपने जिद की थी कि आना है तो मैं आपको लेकर आया, पर बस अब 3 से ज़्यादा नहीं। आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए अपनी आइसक्रीम फिनिश कीजिए, मैं बिल पे कर आता हूँ, फिर जाना है, हमें ऑलरेडी लेट हो गया है, सोते सोते तो सुबह ही हो जाएगी। इस बार उसने इतनी सख्ती से कहा था कि नूर भी कुछ नहीं कह पाती, इसलिए मुंह बनाते हुए अपनी आइसक्रीम खाने लगती है। वही खालिद भी उसकी मायूसी पर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से बिल पे करने के लिए निकल जाता है। जारी है सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल।